हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ललिता दहिया अकेडमी पे। आज की हमारी परिचर्चा होगी राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली। दोस्तों जुलाई 2022 में राष्ट्रपति जी का कार्यकाल पूरा होने वाला है और नए राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों फटाफट जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी पे। मेरी सारी क्लासेस की लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन, पीडीएफ सब आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। आप मेरे इंस्टाग्राम ललिता दहिया अकेडमी और मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों फटाफट इंस्टॉल कर लीजिए ललिता दहिया अकेडमी ऐप। यहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत ही बेस्ट कंटेंट के साथ बेस्ट तरीके से यूपीएससी की प्रिपरेशन करा रही हूँ और हमारे 2 बैच आ चुके हैं, जिसमें से पहला बैच है पॉलिटी विद करंट अफेयर्स फॉर आईएएस मेंस 22-23-24। यानी इस बैच में आप बहुत ही शानदार तरीके से पूरे सिलेबस को कवर करेंगे करंट अफेयर्स के साथ और लिखने के अभ्यास के साथ। तो यदि अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है तो जुड़े पॉलिटी विद करंट अफेयर बैच से। जिसने एनरोल करा लिया है बहुत बढ़िया बात है, जिसे एनरोल नहीं कराया है फटाफट जाइए ललिता दहिया अकेडमी ऐप को इंस्टॉल कीजिए और एनरोल करा के अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। इसके अलावा दोस्तों हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस का बैच भी शुरू होने वाला है 11 जुलाई से। ललिता दहिया अकेडमी ऐप पे दोनों बैचेस से आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया की। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी दोस्तों कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली में शासन के 2 प्रधान होते हैं। एक राष्ट्र के प्रधान होते हैं जिनको हम राष्ट्रपति कहते हैं, एक शासन के प्रधान होते हैं जिनको हम प्रधानमंत्री कहते हैं। यानी भारत में दोहरी कार्यपालिका हमको देखने को मिलती है, जिसमें से एक कार्यपालिका यानी नाम मात्र के प्रधान या राष्ट्र के जो प्रमुख है राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है जल्दी ही। तो दोस्तों भारत के वर्तमान जो राष्ट्रपति जी हैं इनका कार्यकाल जुलाई 2022 में समाप्त होने वाला है और उत्तराधिकारी यानी जो हमारे नए राष्ट्रपति होंगे या होंगी उनके लिए चुनाव होने वाले हैं, जो कि देश में 16वें राष्ट्रपति चुनाव आयोजित कराए जाएंगे। ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू जी को एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया गया है और आशा की जा रही है कि वो बेहतर तरीके से पूर्ण बहुमत से चुनाव जीत जाएंगी। ठीक है, अब चुनाव होगा कैसे, इसके ऊपर पूरी परिचर्चा होगी हमारी। तो दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से किया जाता है। यानी कि जनता प्रत्यक्ष तौर पे राष्ट्रपति जी को नहीं चुनती है। राष्ट्रपति जी का चुनाव निर्वाचक मंडल के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, सभी सदस्य नहीं निर्वाचित सदस्य होते हैं, और सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। साथ ही दिल्ली पौंडीचेरी की विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं। इतने सदस्यों से मिलकर एक निर्वाचक मंडल बनता है जो राष्ट्रपति जी के चुनाव में भागीदारी करता है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव का आयोजन है कौन कराता है, तो भारतीय चुनाव आयोग ही राष्ट्रपति जी के चुनाव का आयोजन कराता है। निर्वाचक जो मंडल होगा, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, उसमें कौन कौन शामिल होंगे मैं ऑलरेडी भी बता चुकी हूं, लेकिन एक बार फिर से सुन लीजिए। संसद के उच्च और निम्न सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों विशेषकर दिल्ली और पौंडीचेरी की जो विधानसभाएं होंगी उनके निर्वाचित सदस्यों से एक निर्वाचक मंडल बनेगा और ये निर्वाचक मंडल ही राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करता है। यहां से एक कंक्लूजन हमको पता लगा कि भाई जनता सीधे तौर पे राष्ट्रपति जी को नहीं चुनती है, बल्कि जनता के द्वारा निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं वही राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ आर्टिकल्स हैं जिसमें आप याद रख सकते हैं, जैसे आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के चुनाव की बात की गई है। आर्टिकल 55 यानी 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की पूरी प्रक्रिया का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात है कि भाई 5 वर्ष राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा, और आर्टिकल 57 पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता की बात करता है, यानी एक व्यक्ति एक बार से अधिक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, कितनी भी बार वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, यानी कि पुनर्निर्वाचन की बात आर्टिकल 57 में की गई है। इसके अलावा 58 में राष्ट्रपति के चुनाव हेतु योग्यताओं
की बात की गई है कि भाई 35 वर्ष का होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य नियुक्त होने की योग्यताएं होनी चाहिए, इसके अलावा पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, और भी कई सारी योग्यताएं होती हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तो इन सारी योग्यताओं का जिक्र किया गया है आर्टिकल 58। ठीक है, तो समझ में आ गया आर्टिकल 54, 55, 56, 57, 58। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं कि शुरुआत कहां से हुई। शुरुआत होती है समर्थन देने से, यानी मतदान के पूर्व नामांकन का चरण आता है। भाई मतदान तो बाद में होगा ना, पहले नामांकन का चरण आएगा। हर एक पार्टी अपने अपने उम्मीदवार को खड़ा करेगी, है ना, और किसी भी उम्मीदवार के लिए ये जरूरी होता है कि 50 प्रस्तावक और 50 समर्थकों की हस्ताक्षरित सूची के साथ नामांकन दाखिल करना होता है। ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास कोई भी समर्थक नहीं है, कोई भी प्रस्तावक नहीं है और कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ ले, ऐसा नहीं होता है। बल्कि जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, उनके नामांकन के लिए ये जरूरी होता है कि कम से कम उनके पास 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 समर्थक होने चाहिए। और ये 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक कौन होते हैं? ये सामान्य जनता नहीं होती है, बल्कि ये वो लोग होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार होता है, यानी कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पौंडीचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के प्रस्तावक और समर्थक हो सकते हैं। ठीक है, यानी जब एक व्यक्ति को 50 समर्थक और 50 प्रस्तावक मिल जाते हैं तो वो नामांकन दाखिल कर सकता है या कर सकती हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। ये प्रस्तावक और समर्थक राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर निर्वाचक मंडल के सदस्यों में से कोई भी हो सकता है। 50 प्रस्तावक और समर्थकों की आवश्यकता क्यों पड़ी? आखिर ऐसा प्रावधान क्यों किया गया कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़े, किसी समर्थक या प्रस्तावक की जरूरत ना हो? ऐसी आवश्यकता इसलिए पड़ी दोस्तों क्योंकि 1974 में यह देखा गया कि ऐसे कई उम्मीदवार हैं जिनके जीतने की संभावना नगण्य है, शून्य है, लेकिन वो भी नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तो इससे एक अनावश्यक बोझ पड़ता है। जब हम अभी देखेंगे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, तो 50% प्लस 1 बहुमत प्राप्त करना होता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, तो ये प्रोसेस काफी टफ हो जाती थी। तो ये तय किया गया कि भाई कोई भी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है, बल्कि जो भी व्यक्ति नामांकन दाखिल कर रहा है उसके पास कम से कम 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 समर्थक होने चाहिए। अब एक मतदाता एक से अधिक उम्मीदवारों के नामांकन का प्रस्ताव या समर्थन नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है दोस्तों, यदि इस एक व्यक्ति ने इस एक व्यक्ति को समर्थन दिया है या उनके प्रस्तावक बने हैं, तो ये जो व्यक्ति थे ये किसी दूसरे उम्मीदवार के प्रस्तावक या समर्थक नहीं हो सकते हैं। सिंपल सी बात है, 50 सदस्यों ने एक व्यक्ति का समर्थन किया है तो ये 50 सदस्य दूसरे व्यक्ति का समर्थन नहीं कर सकते। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यानी नामांकन शुरू हो चुका है। नामांकन यदि 50 प्रस्तावक और समर्थक मिल गए तो नामांकन ये दाखिल कर सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। अब बात करते हैं वोटिंग कैसे होगी, यानी वैल्यू कैसे निकलेगा, एमएलए का वैल्यू कैसे निकलेगा, एमपी का वैल्यू कैसे निकलेगा। इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में, जैसे प्रत्येक वोट का मूल्य क्या है और इसकी गणना कैसे की जाती है। तो इसके लिए प्रत्येक सांसद और विधायक द्वारा डाले गए वोट की गणना एक वोट के रूप में नहीं की जाती है। मतलब एक वोट के रूप में गणना नहीं होगी, एक विधायक की या एक एमपी की, विधायकों के वोट का वैल्यू निकाला जाता है और फिर विधायकों के वोट के वैल्यू के आधार पे एक सांसद के वोट का वैल्यू निकाला जाता है। इसका एक फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले उस फॉर्मूले पे चलते हैं, बाद में बात करेंगे इस प्रणाली की। तो दोस्तों जब फॉर्मूले की बात आती है तो एक विधायक के वोट का मूल्य कैसे निकाला जाएगा? तो राज्य की विधानसभा में विधायकों की संख्या तथा प्राप्त भागफल को 1000 से विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। इसे सरल शब्दों में देखते हैं, यानी एक विधायक के मत का मूल्य जब निकालेंगे तो राज्य की कुल जनसंख्या, फॉर एग्जाम्पल हम यूपी का एग्जाम्पल यदि ले
तो यूपी के यदि एक एमएलए, निर्वाचित एमएलए का मत मूल्य निकालेंगे तो यूपी की जनसंख्या बराबर यूपी में जितने निर्वाचित एमएलए हैं, तो 403 निर्वाचित एमएलए हैं, तो 403 गुना 1/1000। जब ये सॉल्व किया जाएगा और जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू होगा एक एमएलए का यूपी। इसी तरीके से जब हम हरियाणा का वैल्यू निकालेंगे तो हरियाणा की जनसंख्या बट्टे निर्वाचित विधायक गुना 1/1000। इसी तरीके से सिक्किम, इसी मतलब हर राज्य की वैल्यू ऐसे ही निकाली जाएगी। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है वहां के जो एमएलए का वैल्यू है वो ज्यादा निकलेगा, जिस राज्य की जनसंख्या कम है वहां की वैल्यू कम निकलेगी। यानी कि प्रत्येक राज्य के एमएलए का जो मत मूल्य होगा वो एक जैसा नहीं होगा बल्कि अलग अलग होगा। यहां तक बिल्कुल क्लियर हुई बात है? यानी यूपी का अलग होगा, हरियाणा का अलग, एमपी का अलग, राजस्थान का अलग, तमिलनाडु का अलग, तो सबकी वैल्यू अलग अलग होगी। ये तो बात थी एमएलए का वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं संसद के प्रत्येक सदस्य का, मतलब सांसद का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो संसद के प्रत्येक सदस्य के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या सभी राज्यों की विधायकों के मतों के मूल्य को संसद के कुल सदस्य संख्या से भाग देने पर प्राप्त होगा। कुल निर्वाचित सदस्य, जैसे एक संसद सदस्य का मत मूल्य कैसे निकालेंगे, तो भाई सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य क्या कर लिया जाता है, जितने भी राज्यों के विधायकों के मत मूल्य आए हैं अलग अलग, यूपी, बिहार, तो सबके मत मूल्यों को जोड़ दिया जाता है। सबके मत मूल्यों को ऐड कर दिया यहाँ पे बट्टे संसद के निर्वाचित सदस्यों की टोटल संख्या। जैसे यदि हम लोकसभा की बात करें तो वर्तमान में लोकसभा में लगभग 543 के आसपास आपको ये एमपी देखने को मिलेंगे, और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में आपको लगभग 233 के आसपास विधायक देखने को मिलेंगे, एक दो ऊपर नीचे देख लेना करंट में। तो इन दोनों को ऐड करके इससे भाग दे दिया जाएगा तो एक सांसद का मूल्य निकल जाएगा। बात समझ में आई? यहां से क्या कंक्लूजन निकला? ये कंक्लूजन निकला कि हम एक सांसद का वैल्यू निकालते हैं, लोकसभा का अलग नहीं निकालते, राज्यसभा का अलग नहीं निकालते। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सांसद का वोट का वैल्यू एक जैसा होता है राष्ट्रपति के चुनाव में। एक बार आईएएस में क्वेश्चन पूछा था कि ऑप्शन दे दिया था कि लोकसभा के सांसद का वोट का मूल्य राज्यसभा के सांसद से ज्यादा होता है, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। तो याद रखना है, अलग अलग हमने वैल्यू निकाला ही नहीं तो ज्यादा और कम का सवाल ही नहीं उठता। यानी कि दोनों लोकसभा और राज्यसभा के सांसद का वैल्यू एक जैसा होता है क्योंकि दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, और हम दोनों के निर्वाचित यानी संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से डिवाइड करते हैं, और संसद में राज्यसभा भी आ गई और लोकसभा भी आ गई। अब भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए याद रखिएगा दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा मतदान होता है। यहां 3 टर्म्स है, तीनों टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है, यहां कंपैरिजन करके हम समझते हैं। जैसे आप एमएलए का वोट देखा होगा या चुनाव देखे होंगे या एमपी के चुनाव देखे होंगे, तो वहां पे प्रतिनिधि को 50% +1 का डेटा प्राप्त करने की कोई जरूरत नहीं होती है। एमएलए और एमपी के चुनाव में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की व्यवस्था है, यानी जिसको दूसरे से ज्यादा वोट मिल गए, भले ही उसको 15% वोट मिले हैं, वो विजित हो जाएगा। लेकिन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब क्या होता है कि जो भी सदस्य विजित होगा उसको एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होगा, और ये निश्चित कोटा क्या होगा, ये निश्चित कोटा होगा 50% +1 का। बात समझ में आई? यानी जो भी उसे हम विजित कहेंगे जो 50% +1 प्राप्त कर लेगा। और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है, अभी मैं आगे भी बताऊंगी। इसमें जो वोटर्स होते हैं उनको वरीयता देनी होती है। 5 व्यक्ति यदि खड़े होते हैं तो पांचों व्यक्तियों को, भाई हम इसको 1 नंबर पे पसंद करते हैं, इसको 2 नंबर पे, इसके 3 नंबर पे, इसको 4 नंबर पे,
अभी मैं बताऊंगी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली उसे कहते हैं, और गुप्त मतदान यानी जब आप वोट करते हो तो आपको ये ना पता लगे कि आपने वो वोट किसको किया है। ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अब बात करते हैं जहां से हमने छोड़ा था। यहां पे मैंने आप लोगों को अब बता दिया कि एक एमएलए का वैल्यू कैसे निकलेगा। दूसरी बात, सभी एमएलए का वैल्यू अलग अलग होता है। तीसरी बात, सांसद का वैल्यू कैसे निकलेगा। चौथी बात, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद का वैल्यू एक जैसा होता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इनका वैल्यू निकालते हैं। जैसे अभी राज्यसभा और लोकसभा के प्रत्येक सांसद जो है उनके वोट का वैल्यू 708 निश्चित है। ठीक है, ये वैल्यू निकाला गया है इस प्रोसेस के द्वारा, जो प्रोसेस मैंने आपको बताई। इसमें एक चीज और ऐड करना है, जैसे मैंने आपको ये बताया अभी कि विधायकों के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों की जनसंख्या पर निर्भर करता है ना। अब 84वें संविधान संशोधन द्वारा एक प्रोविजन किया गया था कि भाई ये जो हम एमएलए का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, ये वर्तमान जनसंख्या पे नहीं निकालते। जैसे उसका फॉर्मूला था ना कि भाई मान लो यूपी की जनसंख्या बट्टे यूपी के निर्वाचित विधायक गुना 1/1000, तो ये जो जनसंख्या है ये 2021 या 2011 की जनसंख्या नहीं है, बल्कि 84वें संविधान संशोधन द्वारा ये प्रोविजन किया गया है कि जनसंख्या 1971 की होगी। ठीक है, यानी 1971 की जनगणना के आंकड़ों पे आधारित होता है, जिसमें 2026 के बाद बदलाव किया जाएगा। यानी यदि इस चुनाव में भी यदि हमें एक एमएलए का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो जब हम उस फॉर्मूले पे सेट करेंगे तो वहां पे 1971 की जनगणना होगी, 2011-21 की नहीं, और ये 1971 की जनगणना 2026 तक रहेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। जैसे उत्तर प्रदेश के लिए प्रत्येक विधायक की जो मूल्य है वो सबसे ज्यादा है, लगभग 208 है। ये हर राज्य का अलग अलग होगा, आपको ये बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है कि किसका कितना वैल्यू है, ये रटने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम एक एमएलए की वैल्यू को कैसे निकाल रहे हैं और किस जनगणना पे निकाल रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, अगली बात है 58 जो आर्टिकल है दोस्तों, उसमें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अहर्ताएं मतलब योग्यताएं बताई गई हैं। तो सबसे पहली योग्यता होती है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। याद रखिएगा दोस्तों, भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन भारत में जन्मा नागरिक हो ऐसी कोई कंडीशन भारत के संविधान में किसी भी पद के लिए नहीं है। आईएएस 2021 के प्री में सीधा क्वेश्चन यहां से आया था। ठीक है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, और साथ ही संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हो। इतनी बात समझ में आई, यानी 35 वर्ष, भारत का नागरिक, लाभ के पद पर ना हो और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अहर्य। अब बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम के तहत। ये मैं आपको बता चुकी हूं कि कम से कम 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए, और इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई जहां तक संभव हो राज्य की जनसंख्या और विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व में एक रूपता होनी चाहिए। मतलब हम हर एक राज्य का जो वैल्यू निकाल रहे हैं जनसंख्या के अकॉर्डिंग उतना, मतलब एक रूपता होनी चाहिए उसकी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यूपी का वैल्यू निकाला, तो यूपी में इसे एक उदाहरण से समझते हैं, वैसे आपको समझ नहीं आएगा। जैसे यूपी में एक एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई 10,000 लोगों पे एक एमएलए है। इसी तरीके से हमें ये कंफर्म करना होता है कि भाई हरियाणा में भी यही जनसंख्या हो कि भाई लगभग 10,000 पे एक हो, सिक्किम में भी 10,000 पे एक हो। अब वो डिपेंड करेगा, मान लो सिक्किम की जनसंख्या फॉर एग्जाम्पल 50,000 ही है तो 5 हो जाएंगे, भाई यूपी की जनसंख्या 5 लाख है तो उसी एवरेज में बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से डिवाइड किया जाता है कि लमसम प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों में एक रूपता हमको लगे। ठीक है, और साथ ही सभी राज्यों और संघ के मध्य समानता भी होनी चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता चुकी हूं, इस फॉर्मूले को एक बार देख लेना। ठीक है, अब जीत सुनिश्चित करने के लिए क्या आवश्यक है, जैसा कि मैंने आपको बताया राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है, यानी 50% +1 जब तक किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होंगे तब तक वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं जीत पाएगा या पाएंगी। जैसे एक मनोनीत उम्मीदवार साधारण बहुमत के आधार पर जीत हासिल नहीं करता है
बल्कि वोटों के एक विशिष्ट कोटे हासिल करने की प्रणाली के माध्यम से जीत सुनिश्चित की जाती है, यानी एक निश्चित कोटा उनको प्राप्त करना होगा। मतगणना के दौरान चुनाव आयोग द्वारा मतपत्रों के माध्यम से निर्वाचक मंडल द्वारा डाले जाने वाले सभी वैध मतों का योग किया जाता है तथा जीत के लिए उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का 50% प्लस वन, यानी इस पेज का पूरा कंक्लूजन ये निकला कि भाई साहब, राष्ट्रपति जी का चुनाव एमएलए और एमपी के चुनाव से विशिष्ट होता है। वहां पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम लागू नहीं होगा, बल्कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू होगी। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का ही मतलब होता है कि जो विजित होगा उसको एक निश्चित कोटा प्राप्त होना चाहिए, यानी कि उसको 50% प्लस वन वोट प्राप्त होंगे तो ही वो विजित होगा। अब आम चुनाव के विपरीत यहाँ मतदाता एक पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट करते हैं तथा निर्वाचक मंडल के मतदाता मतपत्र पर उम्मीदवारों के नाम वरीयता क्रम में लिखते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे था ना अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, तो समझ गए। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है? मान लीजिए ये 4 व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो गए हैं, ठीक। अब जो जो मतदाता होंगे वो क्या करेंगे? मान लीजिए किसी मतदाता की ये चौथे नंबर की प्रायोरिटी है, चौथी वरीयता देंगे, इसको तीसरी, इसको मान लो पहली दे दी, इसको दूसरी दे दी। फिर दूसरा आएगा, दूसरे की नजर में ये पहली चॉइस है, ये दूसरी चॉइस है, ये चौथी चॉइस है, ये तीसरी चॉइस है। तो इसी तरीके से सब अपना वोटिंग देंगे वरीयता क्रम में कि भाई हम इस व्यक्ति को पहले नंबर पे पसंद करते हैं, इसको दूसरे पे, इसको तीसरे पे। अब क्या होगा? अब जब मतगणना होगी तो सभी लोगों की पहली चॉइस को देखा जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को पहली चॉइस के आधार पे ही 50% प्लस वन मत प्राप्त हो जाते हैं, पहली बार ही जब गणना हुई और एक व्यक्ति को देखा कि भाई इन व्यक्ति को क्या हुआ है, 50% प्लस वन मत प्राप्त हो गए हैं पहली वरीयता के, तो उनको राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाएगा, वो विजय हो जाएंगे चुनाव में। ठीक है, ये आपको पता ही है आनुपातिक और गुप्त मतदान। एकल संक्रमणीय समझ में आया? अभी आगे इसको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य को केवल एक मतपत्र दिया जाता है। मतदाता को मतदान करते समय उम्मीदवारों के नाम के आगे अपनी वरीयता लिखनी होती है कि भाई 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, किसी को 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, इस तरीके से वो अपनी वरीयता में लिखेंगे। इस प्रकार मतदाता उम्मीदवारों को उतनी वरीयता दे सकते हैं जितने उम्मीदवार होते हैं। मान लो 5 लोग खड़े हैं तो 5 वरीयता देंगे, भाई इसको हम 5वें नंबर पे रख रहे हैं, इसको दूसरे पे रख रहे हैं, इस तरीके से। पहले चरण में प्रथम वरीयता के मतों की गणना होती है कि भाई ये पहली वरीयता किस किस को दी गई है, कितने लोगों को दी गई है। और यदि इस, जैसे यहाँ पे मैं बताती हूँ, यदि उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त कर लेता है पहली गणना में ही, किसी व्यक्ति को 50% प्लस वन मत प्राप्त हो जाते हैं तो वो निर्वाचित घोषित हो जाता है, अन्यथा मतों का स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये क्या होता है भाई, स्थानांतरण कैसे होगा, इसे मैं एक एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी। अभी के लिए देखिए, प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के मतों को रद्द कर दिया जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4 उम्मीदवार खड़े थे, इसको मान लीजिए प्रथम वरीयता मिली है, फॉर एग्जाम्पल इसको प्रथम वरीयता मिल गई सबसे ज्यादा बार, इसको दूसरे नंबर पे प्रथम वरीयता मिली, इसको तीसरे नंबर पे, इसको चौथे नंबर पे प्रथम वरीयता मिली। यदि किसी को भी विजय हासिल नहीं हुई तो जिसको चौथे नंबर पे पहली वरीयता मिली है, इसके चुनाव इनको बाहर कर दिया जाता है और इन व्यक्ति की जो दूसरी तीसरी वरीयता होगी उसमें उसको इनमें ऐड कर दिया जाएगा। जैसे इसके द्वितीय वरीयता के मत, यानी ये जो चौथे नंबर पे जिसको बाहर कर दिया, इसकी दूसरी वरीयता के जो मत हैं वो अन्य उम्मीदवारों के प्रथम वरीयता के मतों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कोई उम्मीदवार निर्धारित मत नहीं प्राप्त कर लेता। मान लो फिर भी किसी को पूरा बहुमत नहीं मिला तो भाई हम ये देखेंगे अब किसको सबसे कम पहली वरीयता के मत मिले हैं। तो मान लो इसको सबसे कम मिले हैं तो हमने इसका चुनाव कैंसिल कर दिया, और इसके जो दूसरी वरीयता के मत हैं फिर हम इन 2 भागों में बांट दिए कि भाई जिन जिन व्यक्तियों ने इनको दूसरी वरीयता दी है वो इसमें ऐड हो जाएंगे, और फिर यदि 2 बच गए तो 2 में से 1 को तो 50% होगा ही, है ना। ये प्रक्रिया जब तक चलती रहती है जब तक कि एक व्यक्ति को पूर्ण बहुमत ना मिल जाए, यानी 50% वोट ना मिल जाए।
और इस तरीके से निर्वाचित होते हैं राष्ट्रपति जी। समझ में आया? यानी सबसे पहले नामांकन होता है, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। राष्ट्रपति की योग्यताएं हमने देखी, 35 वर्ष, इसके अलावा भारत का नागरिक और भी तीन जो लाभ का पद और ना हो और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। उसके बाद हमने देखा कैसे एमएलए का कोटा निकलता है, हर एक राज्य का अलग होता है, कैसे एमपी का कोटा निकलता है, हर एक राज्य का अलग होता है, किस तरीके से राष्ट्रपति के चुनाव में वो वोटिंग करते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी 50% प्लस 1 प्राप्त करना होगा, एकल संक्रमणीय मतलब अपनी वरीयता के आधार पे जो निर्वाचक हैं, जो वोटर्स हैं वो वोटिंग करेंगे और फाइनली तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है जब तक एक व्यक्ति को 50% प्लस 1 मत प्राप्त नहीं हो जाते और जब एक व्यक्ति को ये मत प्राप्त हो जाते हैं तो उनको विजित घोषित कर दिया जाता है और वो बन जाते हैं भारत के राष्ट्रपति यानी राष्ट्र के प्रमुख, राष्ट्र के प्रधान। ठीक है, होप आप लोगों को राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया अच्छे से समझ में आई होगी। यदि फिर भी किसी बच्चे का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पक्के से बताइएगा और यदि आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और जुड़िए मेरी ऐप ललिता दहिया अकेडमी से। वहां पे आपको बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से, शानदार तरीके से मैं पर्सनली गाइडेंस के माध्यम से पूरी प्रिपरेशन कराती हूँ। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।